प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम और उसके साथ कुंडली का विश्लेषण। शुरू करते हैं आज का विषय। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो मैं सभी कुंडलियों पर लागू होते हुए मैंने देखा भी है और ये आप लोगों को भी बता देता हूं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के जो मंगल होते हैं वो उस व्यक्ति को ना बहुत सारे विषयों पर चिंतन करने की बात कहते हैं। बहुत सारी बातों पे वो कहते हैं कि बहुत विचार करो। जैसे किस किस बात का? अष्टम भाव के मंगल अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपको वो जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करने वाले बन जाएंगे। अगर उनका प्रभाव जन्म कुंडली में नीच राशि का बैठा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं मंगल नीच राशि में बैठे हैं, तो अगर इस स्थिति में वो मंगल अपने आप को रख रहे हों कि वो कर्क राशि में बैठे हैं, तो आप पहले ये देखना मत शुरू करिए कि वो उनका नीच भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप सबसे पहले जिस भी जातक की कुंडली में नीच राशि के मंगल अष्टम भाव में विराजमान हो, उस जातक को सबसे पहले अपने निर्णय, अपने आसपास का वातावरण, पर्यावरण, पड़ोसी, मित्र, इष्ट, सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, किसी पर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचना होगा। कोई आपको कुछ भी दे रहा है खाने को, कोई कहे कि चलो घूम आते हैं, कोई कहे चलो मेले से घूम आते हैं, कोई कहे समुद्र की यात्रा कराते हैं, ट्रैकिंग कराते हैं, पहाड़ घूम आते हैं, है ना, एडवेंचर कराते हैं। नहीं, आपको सोचना चाहिए, विचार करना होगा। कई बार यहाँ व्यक्ति इस क्षेत्र में काम तो करता है, इस क्षेत्र में आगे तो बढ़ता है, पर यहीं से उसका नुकसान भी सबसे बड़ा हो जाता है। जीवन भर व्यक्ति जो है वो डॉक्टर दूसरों के हार्ट अटैक की समस्या का निराकरण करता रहता है, पर खुद की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। पहाड़ चढ़ते रहे, जीवन भर पढ़ाई चढ़ते रहे, छोटी सी चूक हुई, पहाड़ से गिर करके मृत्यु को प्राप्त करके शरीर छूट गया। कई बार आपने बहुत सुना हो, एक नहीं बहुत। तैराक थे, समुद्र में गए तो बाहर ही नहीं निकले। ऐसी बातें कब होती हैं? जब उस कुंडली का अष्टम भाव कमजोर हो। दूसरा, हमें अष्टम भाव जब कभी भी हमारा कमजोर हो तो हमें प्रतिक्रिया देने में डरना नहीं चाहिए। या जब हमारा शोषण होता हो, जब हम किसी के द्वारा सताए जाते हो, जब हमारा कोई लाभ उठाता हो, हम नुकसान में जाते हो, तो हमें सावधान होना होगा। उस समय हमें उसका विरोध करना होगा। हम दबी जबान से किसी की शिकायत नहीं करेंगे। सामने उसके जो भी बात होगी वो सामने स्पष्टतया रखने की कोशिश करेंगे। पुरुषोचित गुणों से प्रभावित होंगे। अष्टम भाव के मंगल आपको गोला बारूद, चाकू छुरी, कैंची, मतलब धारदार हथियार से, शास्त्र में तो इसमें बड़ी बातें लिखी गई हैं, धारदार हथियार से व्यक्ति की मृत्यु होते कही गई है। उसके बाद अष्टम भाव से संबंधित एक समेकित अच्छा सिद्धांत यह भी है जो मैं आपको यहां बता दूं कि अष्टम भाव में अगर, या कोई भी ग्रह, अब ये सिर्फ अष्टम भाव पे ही नहीं लागू होगा, मंगल के ऊपर लागू होगा कि अगर आपकी कुंडली में मंगल देव नीच राशि में बैठे हैं तो आपको सबसे ज्यादा अपने निर्णय पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति एक निर्णय ले ले और जीवन भर उसका पश्चाताप उसे सताता रहता है। मतलब मंगल अगर कर्क राशि में है तो आपके विवाह में, आपके पार्टनरशिप में, आपकी यात्रा में, आपके विषय के चयन में गड़बड़ी हो सकती है। हमें वहाँ पे बहुत संजीदगी से काम करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार ये परेशानी का सबब बन जाता है। मेरे पास एक कुंडली आई थी बहुत पहले, मैंने बहुत बार इसे कार्यक्रम में बताया भी, पर यहाँ भी बता दूं। अष्टम भाव के मंगल थे, व्यक्ति का शोषण उसके अपने चाचा ने उसका शारीरिक शोषण किया था। ऐसी बातें होती हैं। एक नहीं बहुत सारी कुंडलियाँ। एक कुंडली आई थी मेरे पास बिहार से ही, जहाँ पे उस जातिका का शोषण उसके अपने चाचा ने किया था। तो ऐसी स्थितियां कब होती हैं? जब उस जातक की कुंडली या जातिका की कुंडली में मंगल कमजोर नीच राशि में बैठे हैं। अब एक बात और आती है, जैसे अगर मंगल आपकी कुंडली में कर्क राशि में बैठ गए तो निर्णय तो समझने की आवश्यकता है ही कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी किस ग्रह पे हो रही है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो यहाँ पे लागू होगा। मंगल नीच राशि में बैठे हैं, जिनका नीच भंग चंद्रमा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी नीच भंग की बात हो रही है। उसका जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी वाला प्लेनेट है, जो मंगल को कंट्रोल कर रहा है, डिस्पोजिटर प्लेनेट जिसको आप बोलते हैं, उस भाव का स्वामी या उस
इस राशि का स्वामी या इस भाव का स्वामी चंद्रमा है दिग्बली, इधर उधर नहीं है, वो कन्या राशि में नहीं बैठे, वो दिग्बली होकर के इसका नीच भंग कर रहे हैं मंगल का। और तो और वो मित्र की राशि में बैठे हैं और उस भाव से दृष्ट है, उस भाव का स्वामी उसे देख रहा है। तो मंगल यहाँ पे, अगर जब मैंने जितनी बातें बताई हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे सारी बातें लागू हो जाए। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि उस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है। इस भाव का स्वामी दिग्बली है, जहां बैठे उस भाव का स्वामी भी उन्हें देख रहा है ना। तो हाँ, पर ये बात जरूर है कि हमें यहाँ से सावधान जरूर रहना होगा। हमारी ये एक वीक पॉइंट हो सकती है, जीवन की एक कमजोर बात हो सकती है। हड्डी टूटना, खराब बोल देना, मांस भक्षण कर देना, मांस भक्षण करना, दूर देश जाना और वहां पे परेशान होना, ऐसी बातें मंगल की दशा में देखने को मिल जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका कारण होगा कि उस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है, या तो उसका नीचभंग करने वाला ग्रह केंद्र में बैठा है, या तो फिर चंद्रमा दिग्बली होके बैठे हैं। ये तीनों ही सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा, पर फिर भी हमें सावधानी आवश्यक होगी। अब आइए यहाँ से इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ, और सबसे पहले हम पंचांग पे ही चिंतन करेंगे। जन्म हुआ है जातक का कार्तिक माह में। जो लोग कार्तिक माह में जन्मे होते हैं वो कभी कभी शठता भी करते हैं, कभी कभी उनके व्यवहार में सामान्यतया छोटी मोटी गलती देखने को मिल जाती है। दक्षिणायन में सूर्य होते हैं इस दौरान, इस वजह से यहाँ पे शनि मंगल राहु केतु का बल बढ़ता है और व्यक्ति के प्रभावों में कई बार चुनौतियों का स्वीकार करना भी होता है। मतलब आपको अब चुनौतियों का स्वीकार करना होगा। हेमंत ऋतु पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है और इस वजह से जातक गंभीर मानसिकता का भी होता है। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा, अब यहाँ से कुंडली को मजबूती मिल रही है। तो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि हेमंत ऋतु, तो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। चंद्रमा शुभग्रह हुए, दिग्बली हुए, गुरु से दृष्ट हुए और थोड़े से पापकर्त्री में प्रभावित है, क्योंकि केतु सदैव पीछे की यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा चतुर्थ भाव को या चतुर्थ भाव में बैठा ग्रह पापकर्त्री में जाएगा। सिंपल बात है। तो वहां पे मानसिक शांति में कई बार अवरोध भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, धन मान पद प्रतिष्ठा, मानसिक सुख, मानसिक शांति में मतभेद नहीं है, वो फिर भी व्यक्ति को मिल जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ओम अहिर्बुधन्याय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। बिल्वपत्र, काला तिल, सफेद तिल, पेट में पित्त की परेशानी, जॉन्डिस वगैरह और वात कई बार शरीर में घूमता रहता है, दर्द करता रहता है, इस तरीके की समस्या जन्म कुंडली में देखने को मिल रही है। पर ये चंद्रमा बहुत ही व्यवस्थित होंगे। वज्र योग, वज्र की भांति, जिसका स्वरूप लक्षण हो, वैसा जातक जो वज्र योग में जन्मा होता है उसको बहुत लंबी बीमारी परेशान नहीं करती है, या बहुत समय तक उसके पास कोई चिंता परेशान नहीं कर पाती है। ब्राह्मण वर्ण होगा और मनुष्य गण, इस वजह से वे जीवन में सुचिता और धार्मिकता के साथ सात्विकता का संचार होता रहेगा, और इस हिसाब से उस जातक का जो जीवन है वो अच्छे लोगों के इर्द गिर्द बीतता रहता है। ये भी बात कह सकते हैं। अगर हम पंचांग के बाद बात करते हैं कि पंचांग में अच्छी क्या बात हुई, तो पंचांग में सबसे अच्छा बना कि चंद्रमा व्यवस्थित हो गए। ऊपर से मैंने वार पे चर्चा नहीं किया, वारेस आजकल भूल जाता हूं मैं। वार के अधिपति हैं सोमवार अर्थात चंद्रमा। अब जरा विचार, मैंने यही देख करके कहा था कि चंद्रमा यहां से मजबूत है, ऊपर बीच में भूल गया था। तो क्या बात कही कि चंद्रमा वार के स्वामी, दिग्बली, गुरु से दृष्ट, जिस भाव में बैठे उस भाव का स्वामी देख रहा है। नौमांस चक्र में ये चंद्रमा जो हैं वो तुला राशि में बैठ रहे हैं, गुरु से केंद्र में और बुध और शुक्र के प्रभाव में। यहाँ पर भी जो चंद्रमा का असर है वो अच्छा है, कोई कमजोरी वाली बात में नहीं है। दशमांसा चक्र में वो सप्तमेश होकर के गुरु से परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु की राशि में चंद्रमा, चंद्रमा की राशि में गुरु। इसका अर्थ है, मैंने यही देख करके कहा था कि अब यहाँ से कुंडली पॉजिटिव बढ़ रही है। तो गुरु और चंद्रमा का दशमांसा में परिवर्तन यश, पराक्रम और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करेगा। मतलब दशमांसा चक्र में चंद्रमा भी व्यवस्थित हुए, गुरु और सूर्य भी व्यवस्थित हुए। उसके बाद लग्न चक्र में दिग्बली है, हल्के से प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में है, पापकर्त्री का दोष लगेगा तो मानसिक शांति और घर से दूर जा,
व्यक्ति को लेके जाएं, घूमंतु, घूमने वाला, ऐसा। गुरु वृश्चिक राशि में है, जल तत्व की राशि में है, तो यहाँ पे व्यक्ति एडवेंचर करने वाला, घूमने फिरने वाला हो जाता है, या तीर्थ दर्शन हो, बहुत सुंदर सुंदर जगहों का प्रेमी होता है। ये सारे स्वभाव में चीज़ें आती हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ग्रह के डिग्री बल से परिचय कराऊं तो सबसे पहले सूर्य, जो धनु लग्न की कुंडली के लिए, ये धनु लग्न के जो लोग होते हैं वो दार्शनिक होते हैं, चिंतन करने वाले होते हैं। कभी कभी पढ़ाई में मतभेद भी देखने को मिलता है, या पढ़ाई में अवरोध भी देखने को मिलता है, या कई बार पढ़ाई में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने को भी देखने को मिल जाता है। सैद्धांतिक लक्षण, दार्शनिकता, सत्यवादिता, परोपकार के गुण, बड़ों का आदर, और उसके बाद धार्मिक व्यवहार करना रखना, दान पुण्य पूजा पाठ, कभी भी अपने सिद्धांतों से कोई समझौता न करना, अच्छा कम्युनिकेटर, बेहतर प्रवक्ता, है ना, सच्चरित्रवान, न्यायप्रिय, दर्शन को समझने वाला, वैज्ञानिकता समझने वाला, विदेशी भाषाओं को समझने वाला, विदेश में रहने वाला, मठ मंदिर का पुजारी या मठाधीश, न्यायपालक, न्याय का पालन करने कराने वाला, शिक्षकीय गुणों से युक्त प्रोफेसर हो जाए, राजनीति करे तो बिल्कुल ही राजनीति से हीन होकर के करे, मतलब अच्छी राजनीति करे। मैं यही बात कुछ दिन पहले अपने घर में कह रहा था कि अब तो राजनीति में एक भी ऐसा चेहरा है, आप लोग बताइएगा, जो अच्छी राजनीति करता हो, एक अच्छा नेता जो बहुत सच्चे अर्थ में मतलब अच्छा राजनीतिज्ञ हो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना, चंद्रशेखर, कल्याण सिंह, ये सब अच्छे राजनीतिज्ञ थे क्या? पता नहीं, मुझे इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बस जितना जानता हूँ उतना बहुत कम जानता हूँ, बहुत कम जानकारी है। पर आप अच्छी राजनीतिज्ञ की थोड़ी सी कमेंट में मुझे बता देना कि हाँ ये अच्छे राजनीतिज्ञ थे। भारत की बारे में कर रहा हूँ, भारत के अच्छे नेता जो सच्चे अर्थ में देश को सबसे पहले लेकर के चलते हैं, है ना, तो मुझे भी जरा बताइएगा। तो ऐसी राजनीति करें जिससे किसी का नुकसान ना हो, सबके सुख और सबको आगे बढ़ाने की बात जिसमें छिपी हुई हो, ऐसा राजनीतिज्ञ। सूर्य जन्म कुंडली में धनु लग्न की कुंडली के नवम भाव के स्वामी अर्थात धर्म भाव के स्वामी है और आत्मकारक हैं। इस कुंडली में बहुत अच्छी बात होगी कि सूर्य ही आत्मकारक हैं, जो जन्म कुंडली का भाग्येश है, और मैं समझता हूं कि वहां वो नौमांस चक्र में भी ठीक बैठे हुए हैं, कोई खराबी नहीं है। दशमांसा चक्र में भी वो लगभग अच्छे बैठ रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी दशा काल में यश और प्रतिष्ठा तो देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाली है उनकी दशा, अभी तो खैर समय है, 2043 में लगेंगे वो। अभी तो शुक्र की दशा है जो व्यक्ति को मेहनत कराएगी, परिणाम की प्राप्ति कराएगी, बहुत सारे सुखों को और माता पिता को आगे बढ़ाने का काम करेगी। पर सूर्य इस कुंडली में डिग्री का बल 27 अंश के हैं तो दृष्टि का बल कम होगा, लेकिन हाँ यशस्विता का वर देंगे, काम कभी रुकने नहीं देंगे, और व्यक्ति के ज्ञान बल बुद्धि की वृद्धि करने वाले बनेंगे। जबकि चंद्रमा जन्म कुंडली में 13 अंश पे बैठे हैं, संपूर्णतया दशम स्थान पे दृष्टि डाल करके व्यक्ति को स्वतंत्र व्यापार करने की नियत बुद्धि देंगे। उसके ऊपर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को यशस्वी और ज्ञानी बनाए। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं 26 अंश पे अमात्य कारक होकर के। अब जरा ध्यान से समझिए, धनु लग्न की कुंडली में 9 में शात्म कारक हो गए, इससे बढ़िया कुछ होता नहीं है। और पंचमेश दूसरे सर्वाधिक ग्रह जो डिग्री में विराजमान है, मतलब मंगल अमात्य कारक हो गए। नौमांस चक्र में मंगल की राशि बनती है 7वें भाव में और एक राशि बनती है 12वें भाव में। हालांकि मंगल जन्म कुंडली में दिग्बली हैं, ये कभी कभी करियर से कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं अकेले होने के कारण। हालांकि फिर भी मंगल अपनी दशा काल में व्यक्ति को संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम और बहुत सारे पर्सनल जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगे। मंगल यहाँ डिग्री के हिसाब से उनका भी दृष्टि बल थोड़ा कमजोर रहेगा, पर हाँ फिर भी वो 100% परिणाम अपना पूरा करेंगे। और नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव दोनों ही भावों का समावेश मैंने पूर्व में किया था। उसके बाद बुधदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं 11 अंश पे। वो व्यक्ति को ज्ञानी, सुखी, कृतज्ञ, बुद्धिमान और बेहतरीन मानसिकता का धनवान बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि बुध यहाँ पे 100% व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति करने वाले ग्रह बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 0 अंश पे बैठे हैं, उनकी डिग्री का बल कमजोर है, इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा पे उनकी दृष्टि कम, ना के बराबर जाएगी। इसका अर्थ होगा कि यहाँ वो न तो मंगल को देख रहे हैं न तो चंद्रमा को देख रहे हैं। पूर्व में मैंने क्या बात कही थी कि वो गुरु चंद्रमा को भी देख रहे हैं, मंगल को भी देख रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि डिग्री का बल कम था इस वजह से वो वहां पे देखेंगे नहीं, मतलब वो जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, अलग अलग उनको तितर वितर नहीं होते हुए देखा जाएगा। इसका अर्थ होगा कि मंगल यहाँ संपूर्णतया अकेले हैं,
हाँ, उनका नीच भंग निश्चित रूप से चंद्रमा कर रहे हैं, लेकिन गुरु नीच भंग नहीं करेंगे क्योंकि दृष्टि का बल कमजोर है। उसके बाद बुध देव के बाद गुरु हो गए। शुक्र की बात अगर करता हूं तो ये भी आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो शुक्र देव दशंश पे बैठे हैं। ये भी आपको फैशन की समझ, अच्छी मानसिकता, एक्सपीरियंस वाला इंसान बनाएंगे, थोड़ा व्ययी बनाएंगे। शनिदेव भी जन्म कुंडली में अपनी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो पढ़ाई में अवरोध देंगे। सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे तो कभी कभी व्यक्ति के भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे। और 10वीं दृष्टि से गुरु को देखेंगे तो व्यक्ति को न्यायप्रिय, यज्ञ दान तर्पण करने वाला, पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य करने वाला, ऐसा बनाएंगे। तो ये सारी बातें जन्म कुंडली में दृष्टि की बात हो गई। केतु 21 अंश पे हैं, राहु केतु 21 अंश पे बैठे हैं, इस वजह से उनकी दृष्टि का बल जातक के भाग्य को मिलेगा। और चूंकि वो सिंह राशि को देख रहे हैं तो व्यक्ति में दार्शनिकता का बल भी रहेगा। नौमांश चक्र में वृष राशि का नौमांश बना जो लग्न कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं। सूर्य तीसरे भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में, गुरु उच्च के हैं, यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली में नवम में बैठे हैं, नवमेश के संग। इसका अर्थ होगा कि एक बेहतर कम्युनिकेशन, एक अच्छा दाम्पत्य दिखाई देगा। इसकी दूसरी तरीके से बात करें तो सप्तमे सपने से 4 घर आगे गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे, ये दोनों ही बातें जो जन्म कुंडली को बहुत ही ज्यादा बलवान बना रही हैं। तो ये मैंने बात आपसे ग्रह के दृष्टि के बारे में की। अब जरा विचार करिए, नौमांश चक्र में मंगल सप्तमेश होकर के बैठे थे। मैंने कहा था द्वितीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली के नवम में बैठे हैं, नवमेश के संग। इस वजह से एक बेहतर कम्युनिकेशन दाम्पत्य का होता है। विवाह के बाद भाग्य की उन्नति, ऊंची शिक्षा, निरंतर प्रगति को प्राप्त करना और उसमें सकारात्मक माहौल मिलता रहे, ये नौमांश चक्र से दिखाई दे रहा है। नौमांश चक्र में स्थिर राशि का निर्माण हुआ है, इस वजह से विवाह के बाद स्थिरता मिलेगी। दशमांशा चक्र में शुक्र और बुध का लग्न में बैठना, ये बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि दशम और नवम, भाग्य और कर्म, ये दोनों एक साथ लग्न में अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व में समा रहे हैं और व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को बहुत ही सुदृढ़ स्थिति को प्राप्त कराने वाले बना रहे हैं। दशमांशा चक्र में अगर भाग्य भाव का स्वामी बैठा है, नवमेश के साथ बैठा है, दशमेश के साथ बैठा है, पंचमेश के साथ बैठा है, चतुर्थेश के साथ, लग्नेश के साथ अगर लग्न विराजमान है तो कुंडली का दशमांशा अर्थात करियर का पॉइंट बहुत ही मजबूत से, प्रगाढ़ता से जातक को आगे बढ़ाने वाला होता है। वहां पे मंगल स्वग्रही हो रहे हैं जो मकर लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं एकादशवें के साथ चतुर्थ भाव के स्वामी, पापी भाव के स्वामी है, पापी भाव में बैठे हैं। इस वजह से दशमांशा चक्र बलवान होने की स्थिति में चला जाए। चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं जिसके स्वामी से उनका परिवर्तन है, गुरु चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा गुरु की राशि में। पंचम भाव में राहु बैठे हैं शनि के साथ, अर्थात लग्नेश पंचम में, पंचमेश लग्न में। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का जो दशमांशा चक्र बना है वो 1,00,000% बहुत अच्छा बना है। यहां पे आकर के सारे सूत्र समाप्त हो जाएंगे और कुंडली को बलवान बना देंगे। एक पक्ष और है, यहाँ गुरु और सूर्य बैठे हैं। ये दोनों कौन है? तो मकर लग्न की कुंडली के लिए विदेश भाव के स्वामी होकर सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहे हैं। दूसरे सूर्य कौन है? अष्टम भाव के स्वामी। अब जरा ध्यान से देखिए, तो गुरु और सूर्य की दशा व्यक्ति को विदेश ले जाने में सहयोगी होगी या विदेश में मजबूती दिलाने वाली बनेगी, थोड़ी बहुत चिंताओं के साथ, क्योंकि ये 12वें और 8वें के स्वामी जब कभी भी एक साथ बैठते हैं तो अपनी दशा काल में थोड़ी बहुत मानसिक चिंता, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी या वक्त पे काम ना हो पाना, ऐसी एक समस्या दे देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वो काम बनने नहीं देंगे, वो काम बनाएंगे क्योंकि दोनों मित्र हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि व्यक्ति का भाग्य उदय भारत से ज्यादा विदेश में होगा। तो ये आपने नवांश चक्र में अच्छी बात क्या है? मंगल, शुक्र, शनि और बुध। नवांश में अच्छी बात, एकादशी से एकादश को देख रहे हैं, सप्तम पे गुरु की दृष्टि कभी विवाह टूटने नहीं देगी। द्वितीय भाव में सूर्य है, मिथुन राशि में बैठे हैं, तो वहां पे स्वभाव में कभी कभी एक कमजोरीपन का भाव आएगा, लेकिन सूर्य वहां पे बैठ करके व्यक्ति को सात्विक प्रवृत्ति का बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं यहां नक्षत्र की बात करता हूं। अब जरा नक्षत्रों पे चर्चा कर दूं तो सूर्य बैठे हैं विशाखा में, जो कभी कभी ना जातक को एग्रेसिव बनाएंगे अपनी दशा काल में। मतलब अब वो हर विषय को लेकर के थोड़ा जल्दबाजी प्रवृत्ति पर में देखने को मिल जाएगी। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद के हैं, मीन राशि है, इस वजह से व्यक्ति को अपनी दशा काल में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं और कई बार मानसिक चिंता थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि उनके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है नहीं।
मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र में, वो व्यक्ति को ना अबूझ पहेली बना देंगे। बुध की दशा, मंगल का जो अंतर होगा या मंगल की जो महादशा अंतरदशा होगी, वो व्यक्ति को निर्णय लेने में गड़बड़ी करेगी, या दूसरा उस व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं स्पष्ट नहीं होंगी, एक काम को रोकेगी और 3 काम को लटका के रखेगी। ऐसा मंगल की दशा में होगा, मतलब कंफ्यूजन पैदा करे। बुद्धदेव क्या करेंगे? स्वाति नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को तिकड़मी, दिमागी, तर्कशील बुद्धि का बना देंगे। देवगुरु क्या करेंगे? अनुभवी, सारभूत, तत्वकोश के रूप में शामिल करना, ज्ञानी, सुखी मानसिकता, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, ऐसा बना देंगे अपनी दशा काल में। शुक्रदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में, और इस आधार पर वो व्यक्ति को गंभीर चिंतन करने वाला, अनुभवों से युक्त होने वाला, मजबूत और अच्छी मानसिकता वाला बेहतरीन इंसान बनाएंगे। जबकि शनिदेव व्यक्ति के व्यय की वृद्धि करने वाले हो सकते हैं अपनी दशा काल में। कई बार उसके मेहनत को थोड़ा डिले परिणाम में रखें, देर से परिणाम दें, काम रोकें, हो सकता है कि सामान्य परिणाम करने वाले ग्रह हो जाएं। जबकि राहु जन्म कुंडली में विशाखा नक्षत्र में बैठकर व्यक्ति के दिमाग में बहुत लंबी लंबी बातें रखें, बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो उसके दिमाग में लक्ष्य का निर्धारण करा दें, एग्रेसिव बना दें, अपनी दशा काल में ये वो कर सकते हैं। नवमांश चक्र में गुरु का पुष्य नक्षत्र में बैठना भाग्यशाली बना रहा है। चंद्रमा का विशाखा नक्षत्र में बैठना रोगी बना रहा है। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में बैठना व्यक्ति को आक्रामक बना रहा है। और शनि का श्रवण नक्षत्र में बैठना परिस्थिति को ना समझने वाला ऐसा बना रहा है। बुध का श्रवण नक्षत्र में बैठना चंचल मनोवृत्ति का, जबकि शुक्र का प्रभाव जो बन रहा है वो व्यक्ति के पक्ष में काम करने वाला, विवाह को आगे ले जाने वाला बना रहा है। मंगल पूर्वा भाद्रपद में बैठ करके व्यक्ति के ज्ञान गुण को, धर्म और शास्त्र को समझने वाला और अनुशासित जीवन जीने वाला बना रहे हैं। विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर हमें मंगल की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हालांकि फिर भी मंगल मृत्युदायक नहीं होंगे, लेकिन हाँ, धनु लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं और उनकी दशा काल में कई बार जब सूर्य का अंतर आए तो स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है। जैसे शुक्र की दशा चल रही है, उसमें सूर्य आ जाए, उसमें मंगल आ जाए, तो कई बार ये नुकसान का कारण बनेगा। उसके बाद राहु और केतु की दशा में भुजाओं का दर्द हो सकता है। शनि, शुक्र और बुध की दशा में स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित निर्णयों में गुरु ठीक हैं, शनि ठीक हैं, यहाँ तक कि चंद्रमा, मंगल और बुध भी ठीक हैं। जबकि राहु और केतु और शुक्र भवन, भूमि, वाहन से संबंधित क्षेत्रों के लिए कमजोर परिणाम करेंगे, उस समय नुकसान करा सकते हैं। चोट चपेट की घटना, शुक्र की दशा चल रही है, सावधान होना होगा जब कभी भी उसमें राहु और केतु एक्टिव हों या शनि एक्टिव हों। तो भाग्य का बल सबसे ज्यादा बलवान होता नजर आ रहा है मंगल की दशा में, चंद्रमा की दशा में, गुरु की दशा में, शुक्र और बुध की दशा में। जबकि कमजोर होंगे कभी कभी शनि, सूर्य और राहु केतु। इन दशाओं में कई बार व्यक्ति को भाग्य में कमजोरी देखने को मिल जाएगी। शुक्र की दशा में भाग्य का लाभ मिलेगा और धन लाभ, पद लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, कम्युनिकेशन का लाभ, नौकरी का लाभ शुक्र की दशा में मिलेगा। होरा चक्र के आधार पर गुरु, राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा अपनी दशा काल में मानसिक शांति और संतुलन बनाने वाले ग्रह बनेंगे और व्यक्ति को धनवान बनाएंगे। जबकि शुक्र, बुध, मंगल और शनि मेहनत कराकर, मतलब शुक्र की दशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी मेहनत का काल चल रहा है, अभी हम आराम पे ध्यान नहीं देंगे, अभी हम पूरा फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करना है और जीवन की बहुत लंबी चौड़ी यात्रा भी चलनी। लक्ष्य का निर्धारण भी किया, उसको प्राप्त भी करना है। इस दौरान हमें आलस्य भी कभी कभी हमारे जीवन में हावी होगा, हमें उसको भी निपटाते चलना है। क्लियर है? संतान का पक्ष इस कुंडली में संतति से दूरी, जैसे आप माता पिता से कई बार दूर रहेंगे तो संतति आपसे अपनी दूरी बना के रखेगी या दूर रहेगी। हालांकि इस कुंडली में इतनी सारी बातें मैंने बताई। अब एक बात नक्षत्र पे बात करता हूं, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में दान करना चाहिए, और भरणी, पुष्य, श्रवण, आर्द्रा और कई बार तो अश्विनी, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए लगभग ठीक है इस कुंडली में। दिन आपकी कुंडली के लिए गुरुवार और रविवार का बहुत अच्छा होगा। मेष और सिंह राशि के लोग आपके लिए अच्छे होंगे। शत्रुता न करें मिथुन, तुला और कुंभ वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो रहेगा पूरब की दिशा का फ्रंट अच्छा रहेगा। मित्रता जिनसे हो, ये मैंने बताया। विवाह जिनसे करना हो, तुला राशि, तुला लग्न, मीन राशि, मीन लग्न, और तुला राशि तो सबसे बढ़िया है। इसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर मीन राशि और मिथुन राशि और कन्या राशियां भी आपके विवाह के लिए अच्छी हैं। विवाह की दिशा पूरब रहे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब जलंधर से पूरब।
अंक आपकी कुंडली के लिए 6 और 1 या 7, तीनों में से कोई भी बढ़िया है, अब 7 सबसे ज्यादा बढ़िया मान लीजिए। सूर्य की पूजा इस कुंडली में सबसे ज्यादा सहायक होगी, मतलब रविवार को नमक का दान, नमक छुए नहीं, दान नहीं, नमक छूना नहीं है, नमक का सेवन न करें, मांसाहार का त्याग करें, गुरुवार के दिन मांसाहार का त्याग करें, अच्छे कपड़े पहने, शुद्ध कपड़े पहने, गंदे कपड़े न पहने, बालों को बहुत ज़्यादा न बढ़ाएं और सात्विकता का जीवन में संचार होता रहे, माता पिता का आदर होता रहे, गुरुजनों का सम्मान होता रहे, गुरु मंत्र का जप होता रहे, गुरु दीक्षा से युक्त हों, पीपल के वृक्ष की सफाई करें। पीपल का वृक्ष वृक्ष नहीं होता, वो साक्षात नारायण है। तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा या पीपल के वृक्ष का पौधारोपण, ये पीपल के पौधों का लगाना, ये सब भी आपकी कुंडली में बनता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।